डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण के बारे में आपसे बात की, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में आपसे चर्चा की। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या हैं और साथ ही बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाले जो प्रभाव हैं और कमी के जो प्रभाव हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्यों के बारे में, यानी फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जैसा कि पहले भी हमने एक चैप्टर्स में बताया है कि कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, यानी टू प्रोवाइड द एनर्जी। अब ये कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रदान करता है इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो मुख्य काम जो है शरीर में ऊर्जा को प्रदान करना है, शरीर की जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनको संचालन करने के लिए, तथा जिसके अंदर चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, सीढ़ियाँ चढ़ना, झाड़ू लगाना आदि जितने भी कार्य हैं और हमारे भोजन में देखा जाए तो 70% जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है उसके अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में पाचन के बाद पहुंचता है तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं मान लो, तो हमारे पास जो 400 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसमें प्रोटीन की बचत करना, यानी वैसे तो प्रोटीन का जो कार्य होता है वो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, मांसपेशियों के लिए, टूट फूट और जितनी भी सारी प्रक्रियाएं होती है कोशिकाओं की उनके लिए, इसके अलावा शरीर के जितने भी एंजाइम्स हैं उनके निर्माण के लिए, हार्मोन्स के निर्माण के लिए आदि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है तो यानी कार्बोहाइड्रेट्स और वसा की जो अनुपस्थिति यदि है तो उस समय शरीर की मांग के अनुसार प्रोटीन टूटकर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। फलतः प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है वो निर्माणात्मक कार्य होता है, वो गौण हो जाता है, और प्रोटीन का सेकेंडरी वर्क जो होता है यानी ऊर्जा प्रदान करना, इस तरह से वो ऊर्जा देने का कार्य करता है। ये जो प्रोटीन है मुख्यतः दालों में पाए जाते हैं और इसके अलावा ये जो है एग, अंडा, मांस, मछली आदि के अंदर पाया जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, विटामिन बी समूह जो है यानी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जिसे हम कह सकते हैं, उसके संश्लेषण में यानी सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं जिसमें थायमीन, के संश्लेषण के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। तो लैक्टोज जो है जिसे हम दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, विटामिन बी समूह के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। मनुष्य की छोटी आंत, वहाँ पर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर कुछ जीवाणु उपस्थित होते हैं जो विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायक होते हैं। इन जीवाणुओं के जीवित रहने तथा वृद्धि और विकास करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन्हें यह ऊर्जा लैक्टोज के द्वारा प्राप्त होती है। लैक्टोज जो है कि डाइसैकेराइड, एक प्रकार का डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जो है विटामिन बी के समूह के संश्लेषण के लिए भी काफ़ी आवश्यक होता है। इसके अलावा ये जो लैक्टोज है उसकी घुलनशीलता अन्य शर्कराओं की अपेक्षा काफ़ी कम होती है, इसलिए यह देर तक हमारे इंटेस्टाइन में रहता है यानी आंतों के अंदर रहता है, और इस अवधि में विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायता पहुँचाने वाले जीवाणुओं की भरण पोषण और उनकी वृद्धि के लिए कार्य करता है। इस तरह से यदि हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट अप्रत्यक्ष रूप से विटामिन बी समूह के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब हम बात करते हैं चौथा जो इम्पोर्टेंट कार्य है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक होता है, यानी एब्जॉर्प्शन जो होता है कैल्शियम उसमें भी काफ़ी सहायक होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो कैल्शियम के अवशोषण तथा उपयोगिता को बढ़ाने के लिए लैक्टोज की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमने पहले भी बताया कि ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, यानी दुग्ध शर्करा भी इसे कहा जाता है। ये लैक्टो शर्करा जो कि दूध में पाई जाती है, दूध में ही कैल्शियम उपस्थित होता है, उसमें काफ़ी मात्रा कैल्शियम की होती है। अतः प्रकृति ने काफ़ी सोच समझकर दूध के साथ लैक्टोज शर्करा, कैल्शियम तथा फास्फोरस का भी संयोग किया है। कैल्शियम की अवशोषण क्षमता
को बढ़ाने के लिए लैक्टोज की आवश्यकता होती है और धात्री माँ स्तन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होना। पांचवा जो इम्पोर्टेंट कार्य है यानी कार्बोहाइड्रेट पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी यानी डाइजेशन सिस्टम जो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्वस्थ रखने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आहार के अंदर जितना भी रफेज है, जैसे हम कहते हैं सेल्यूलोज है या रफेज है या रेशे वाले पदार्थ हैं, इनका होना बहुत ही आवश्यक होता है। ये रफेज या सेल्यूलोज जो होते हैं ये रेशे वाले जो सब्जियां हैं, फल सब्जियां, अनाजों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं आदि, इनके अंतर्गत पाया जाता है सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज जो है इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इनका पोषक मूल्य यानी उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू को हम देखें तो वो न्यूट्रिटिव वैल्यू शून्य होती है। इससे हमें कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इससे जो कैलोरी की प्राप्ति होती है वो शून्य होती है। और ये जो सेल्यूलोज होता है ये हमारी क्रमानुकुंचन गति को यानी हमारी जो पाचन क्रिया है उस पाचन क्रिया को उसकी जो क्रिया है उसको क्रियान्वित करने में मदद करता है। तो यहाँ पर खुद अपचनशील होता है परंतु पेट को साफ रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। क्रमानुकुंचन गति को यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है उनको बढ़ाता है और भोजन को आगे की ओर सरकाने में मदद करता है। ये जो पदार्थ है जो कि भोज्य पदार्थ जैसे मैदा, कण, चावल के सूक्ष्म कण आदि जो आंतों से चिपक जाते हैं वे भी आंतों से छूटकर इनके साथ मिल जाते हैं और मल के निर्माण में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि रफेज जो जल में अवशोषित करने का विलक्षण इसमें क्षमता पाई जाती है, इस कारण यह मल की परिमाण को बढ़ाता है। रफेज की उपस्थिति के कारण मलाशय से मल सरलतापूर्वक से बाहर आ जाता है, जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन जो है कई लोगों में देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है। छठा जो इम्पोर्टेंट कार्य है जिसके अंदर हम बात करते हैं रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करना, यानी कोलेस्ट्रॉल जो कि हृदय रोग से बचने के लिए रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होनी चाहिए। आहार में उपस्थित जो रफेज होता है या सेलुलोज होता है ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को निम्न प्रकार से कम करता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें, रफेज जीवाणुओं की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं जो पित्त अम्ल का विघटन करते हैं। ये पित्त अम्ल अवशोषित कोलेस्ट्रॉल को स्वतंत्र कर देते हैं, फलतः रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा जो है जिसमें रेशेदार भोज्य पदार्थ यानी जिसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, रफेज होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के साथ मिल जाते हैं और मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार कोलेस्ट्रॉल की जो अवशोषण दर है वो छोटी आंत में काफ़ी कम हो जाती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की कम मात्रा जब होती है तो हृदय रोग होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इसका कार्य होता है विषाक्त पदार्थों को, जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन टॉक्सिन्स को हानि रहित बनाना, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है कुछ विषाक्त पदार्थों को बिल्कुल हानि रहित बना देता है। उदाहरण के तौर पर हम यदि बात करें तो पाचन क्रिया के दौरान ग्लाइकोरिक एसिड, ग्लाइक्यूरोनिक एसिड जो होता है यह अम्ल, ये एक प्रकार का विषाक्त होता है। इस अम्ल को कार्बोहाइड्रेट्स फिनोलिक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ मिला देता है, जिससे ग्लाइक्यूरोनिक एसिड जो होता है या अम्ल जो होता है उसका विषैला प्रभाव खत्म हो जाता है। यदि यह प्रक्रिया नहीं होती है तो शरीर में जो यौन हार्मोन होता है उनकी अत्यधिक मात्रा में स्राव होने लगता है। तो इस तरह से हम देखें तो विषाक्त पदार्थों को जो ग्लाइक्यूरोनिक एसिड है उसको ख़त्म करता है। इसके अलावा यकृत को स्वस्थ बनाए रखने में भी इसका योगदान। तो इस तरह से विषैले जो पदार्थ हैं, हानिकारक जीवाणु हैं आदि जैविक अंगों के मुख्य तंतुओं तक पहुंचकर उन्हें क्षतिग्रस्त जो कर देते हैं उसमें ये अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में भी, यानी नर्वस सिस्टम जो है उसके स्वस्थ बनाए रखने में के लिए भी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज होता है ये मस्तिष्क को और नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाता है। हर सेकंड मस्तिष्क तथा नाड़ियों को ग्लूकोज की आवश्यकता जब पड़ती है, यदि कुछ क्षण के लिए भी मस्तिष्क यानी हमारे ब्रेन में और हमारी नाड़ियों में ग्लूकोज नहीं मिले तो मस्तिष्क का नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से ग्लूकोज जो है हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी आवश्यक होता है।
तो यहाँ पर हमने देखा ग्लूकोज के जो कार्बोहाइड्रेट के जो कार्य हैं वो विभिन्न कार्यों में मदद करता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रभाव क्या हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट अगर आहार में कम होता है या हमारी आवश्यकता के अनुरूप नहीं होता है तो उनके क्या प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जब कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में होता है तो जैसे वज़न का कम होना या थकावट या कमज़ोरी महसूस होना, इसके अलावा स्वभाव में घबराहट का होना, चिड़चिड़ापन होना, शरीर की क्रियाशीलता का कम हो जाना, शरीर के आंतरिक अवयव जितने भी होते हैं उनका अवरुद्ध हो जाना, क्योंकि प्रोटीन का उपयोग जो निर्माण कार्य में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण से बहुत सारी वृद्धि जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, कुपोषण के लक्षण का प्रकट होना जिसके अंदर प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन, क्वाशियोकोर और मरासमस का होना। इसके अलावा नाड़ी संस्थान जो है, जैसे कि हमने फंक्शन में कहा कि नाड़ी संस्थान के स्वस्थ रखने में भी आवश्यक होता है, तो नाड़ी संस्थान जो है वो भी प्रभावित होता है, यकृत भी प्रभावित होता है। इसके अलावा विषाक्त पदार्थों का बहुत सारा कमी हो जाती है, तो विषाक्त कार्बोहाइड्रेट की जो कमी के प्रभाव है उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट कम होता है तो ये हमारे शरीर को काफ़ी मात्रा में प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के प्रभाव क्या है, यानी अगर आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक ली जाए, आवश्यकता से ज़्यादा ली जाती है, तो इसके क्या प्रभाव हमारे शरीर में पड़ सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हम आहार में आवश्यकता से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में सबसे पहले जो लक्षण उत्पन्न होता है वो होता है वज़न का बढ़ना, यानी ओवरवेट का होना जिसे हम कह सकते हैं। और अगर हमारा वज़न सामान्य वज़न से अगर 20% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम उसे कहते हैं ओबेसिटी का होना, यानी मोटापा का होना। तो जब मोटापा हो जाता है जिसमें काम करने की क्षमता का कम होना, थोड़ी दूर चलने पर ही थकान होना, सीढ़ियाँ चढ़ने पर हाँफना, इसके अलावा शरीर का थुलथुला होना, भद्दा दिखना। और मोटापा जब बढ़ जाता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी शरीर में डेवलप हो जाती है, जिसके अंदर से ख़ास तौर से हम बात करें तो मोटापे के साथ साथ होने वाली जो बीमारियां हैं जिसमें हृदय रोग का होना यानी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, मधुमेह हो सकता है यानी डायबिटीज़ हो सकती है, कीटोसिस आदि जो है वो काफ़ी बीमारियां कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण हो सकती है। तो भोजन में यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे भोजन में अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट के सेवन से ज़्यादा ग्लूकोज का निर्माण होता है और आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज नॉर्मल केसेस में तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में जमा हो जाता है, और परंतु यकृत में ग्लाइकोजन संग्रहित करने की जो क्षमता होती है 100 से 200 ग्राम तक ही होती है। अगर इससे ज़्यादा ग्लाइकोजन हमारे शरीर में बनता है तो ये वसा में परिवर्तित होकर त्वचा के नीचे मांसपेशियों में जमा होने लगता है, जिससे मोटा के कारण कई बार उल्टी दस्त की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। ये जो मोटापा बढ़ने का मुख्य कारण होता है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा मात्रा में शर्करा का सेवन करना या शुगर का सेवन करना, गुड़ है, मिठाई है, इसके अलावा चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा ये जो मीठा है जिसके अंदर हमने कहा कि गुड़ है, मिठाई है, चॉकलेट्स है आदि में जो है इसमें कुछ अंश ऐसे रह जाते हैं जो दांतों से चिपक जाते हैं, जिन पर जीवाणु यानी कई बार कीड़ा लग जाता है। तो जीवाणु जो है शर्करा के संपर्क में आकर क्रिया करते हैं और अम्ल पैदा करते हैं। इस अम्ल के प्रभाव से दांतों का जो इनेमल होता है वो इनेमल भी नष्ट हो जाता है और दांतों में कई बार डेंटल कैरीज यानी उसमें जो है खड्डे, छोटे छोटे खड्डे भी पड़ जाते हैं। तो डेंटल कैरीज जो है एक अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है या शर्करा वगैरह ज़्यादा होती है तो उससे भी इनेमल का नष्ट होना भी एक उसका बहुत ही बड़ा लक्षण है। इसके अलावा अत्यधिक मात्रा में अगर हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें तो ग्लूकोज ज़्यादा होगा और रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ये ग्लूकोज जो है अगर उत्सर्जन इसका सही से नहीं होगा या बहुत ज़्यादा इंसुलिन की मात्रा में कमी अगर हो जाएगी तो ये ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाता है, जो रक्त में ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है या डायबिटीज़ हम इसे कह सकते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से अग्नाशय को अधिक काम करना पड़ता है, यानी जो पैनक्रियास है हमारी बॉडी में उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। अग्नाशय में उपस्थित लैंगरहंस
की जो द्वीपिकाएं हैं यानी आइसलेट ऑफ लैंगरहंस हैं, जिनसे कि इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, यही हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में सहायक होता है। और इंसुलिन हार्मोन के निरंतर तो इंसुलिन पैदा करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा भी निर्धारित मात्रा से अधिक हो जाती है। और जब ये मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने लगता है, मूत्र द्वारा ग्लूकोज का बाहर निकलना ही ग्लाइकोज यूरिया या मधुमेह कह सकते हैं या डायबिटीज़ कह सकते हैं, वो कहलाता है। तो इस तरह से देखें कि यदि हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी में कई सारी रोग उत्पन्न होते हैं, जिसके अंदर मोटापा हो सकता है, हृदय रोग हो सकते हैं और डायबिटीज़ हो सकते हैं।